So hello everyone, this is Anjali and welcome back to my YouTube channel Story Teller अनु। आज हम लोग हौसलों का सफ़र नॉवेल की 4th चैप्टर में पहुंच चुके हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं। अमृतसर की गलियों में अपनी गति से एक रिक्शा बढ़ रहा है। इस रिक्शे वाले को धीरे धीरे सब पहचानने लगे थे, आम लोगों से लेकर खालिस्तानी अलगाववादियों तक। खालिस्तानियों को उस पर शक था। इसी शक की वजह से रिक्शे वाले को उन्हें समझाने में कई दिन लग गए कि वह आईएसआई का भेजा हुआ आदमी है और अमृतसर में खालिस्तानियों की मदद के लिए आया है। एक दिन यही रिक्शा वाला स्वर्ण मंदिर के भीतर घुसा। कहाँ कितने लोग हैं, कैसे हथियार हैं, सब देखकर बाहर आ गया। 2 दिन बाद इसी रिक्शे वाले की दी हुई जानकारी की बुनियाद पर ही ऑपरेशन ब्लैक थंडर की रणनीति तैयार होती है। एक 6 फुट 4 इंच का सरदार, जिसकी पूर्वोत्तर में तूती बोलती थी, इस ऑपरेशन की अगुवाई कर रहा था। यह 1988 का साल था और अगुवाई करने वाला सिख सुपर कॉप कंवरपाल सिंह गिल यानी कि केपीएस गिल थे। केपीएस गिल सैकड़ों लोगों के सामने जब अपनी मूंछों को ताव देते और गुर्राती आंखों से भीड़ को देखते तो मानो ये नजरें भीड़ पर लाठी चार्ज का काम करती और भीड़ खुद ब खुद पीछे हट जाती। गिल का नाम लेते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में पहला ख्याल पंजाब में आतंकवाद का सफाया करने वाले शख्स के तौर पर आता है। लेकिन केपीएस गिल की कहानी 1988 से काफ़ी साल पहले अपनी नींव रख चुकी थी। सिख मुंडे कंवर के सुपर कॉप बनने की कहानी शुरू होती है स्कूली बच्चों के बीच खेले गए एक कबड्डी मैच से। कबड्डी 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 कबड्डी। सरदार रसपाल सिंह गिल 1909 में लुधियाना के गिल गांव में पैदा हुए। इनके पिता निघैया सिंह ब्रिटिश रेलवे के बड़े अधिकारी थे। रसपाल ने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तत्पश्चात भाखड़ा डैम, पोंग डैम और रंजीत सागर डैम के प्रोजेक्ट्स की अगुवाई की। रसपाल सिंह के बारे में कहा जाता था कि वे कभी छुट्टी नहीं लेते थे। 1 मैन आर्मी थे वे। उनकी शादी अमृत कौर से हुई। साल 1934, नया साल आने में अभी 2 दिन बाकी थे। रसपाल और अमृत की दूसरी संतान के पैदा होने में भी वक्त था। लेकिन तभी 29 दिसंबर को अमृत को तेज दर्द शुरू हो गया। यह दर्द तब खत्म होता है जब वह एक प्री मैच्योर बच्चे को जन्म देती हैं, नन्हा कंवरपाल। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि समय से पहले जन्म लेने वाला यह बच्चा आने वाले दौर में यूं दखल देगा। केपीएस गिल ने देश की हर अपेक्षा को वक्त के पहले ही पूरा कर दिया। कंवरपाल बचपन से बहन माँ का प्यारा रहा। 3-4 बरस की उम्र में जब वह रात को उठता तो डरा रहता। अपनी बहन को उठाकर कहता, दरवाजे पर खड़ी हो, मुझे डर लग रहा है। यही डर अगले कुछ सालों में कंवरपाल नहीं, उसके सामने खड़े लोगों की आंखों में रहने लगा। माँ की कंवर को बस यही सीख रहती, लोगों के साथ अच्छा सलूक कर, ईश्वर पर यकीन कर। कैलेंडर में तारीखें बदली। कंवर का शारीरिक और मानसिक विकास अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी तेज हुआ। 7 साल की उम्र में वह अपने साथ के बच्चों से लंबा और तंदुरुस्त था। खूब दिल लगाकर खेलता, न कभी अतीत की बात करता और न ही भविष्य की चिंता। वर्तमान में जो सामने आता उसे वह अपनी उत्सुक आंखों से निहारा करता। बचपन में कंवर के मन में कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं थी। जब जो मन होता वह कर लेता। ऐसे ही एक दिन उसने स्कूल की लाइब्रेरी से 30 किताबें उठा ली। किताबें लाइब्रेरी में तब लौटी जब कंवर ने उन्हें पढ़ लिया। कंवर की छोटी मोटी चोटों ने कंवर के घर वालों को भले ही परेशान किया हो, लेकिन कंवर के माथे पर कभी कोई चिंता की लकीर नजर नहीं आई। बड़े अधिकारी के बेटे होने के कुछ फायदे होते हैं, लेकिन क्या कंवर ने भी ये फायदे लेने चाहे? जवाब है नहीं। एक रोज स्कूल में मैथ्स टीचर सबसे सवाल पूछते हैं। गलत जवाब देने वाले मास्टर जी की छड़ी झेलते हैं। कंवर भी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मास्टर उसे नहीं मारते हैं। कंवर इस पर मास्टर जी से कहता है, जैसे आपने बाकी बच्चों को पीटा, मुझे भी मारिए। बालक बुद्धि कंवर की ऐसी समझ देखकर मास्टर जी कहते हैं, ओ कंवर, एक दिन तो गांधी की तरह बड़ा आदमी बनेगा। कंवर की लंबाई देखकर बड़ी उम्र के बच्चे भी उससे कतराने लगे थे। अपने से छोटी उम्र के बच्चों के लिए कंवर अब थानेदार वीर हो चला था, लेकिन थानेदार बनने का सपना देखा जाना अभी बाकी था।
लुधियाना में अपने दादाजी के पास रहते हुए एक रोज कंवरपाल कबड्डी मैच देखने गया। यह मैच कंवर के खालसा स्कूल और इस्लामिक स्कूल के बीच खेला जा रहा था। मैच में हारने पर इस्लामिक स्कूल के बच्चे खालसा के बच्चों को पीटने लगते हैं। कंवर के साथ गया लड़का कहता है, ओए चल ओ कंवर, भागते हैं यहाँ से। कंवर जवाब देता है, खालसा लड़ाई के मैदान से कभी पीठ दिखाकर नहीं जाते। इसी बीच एक सिख बच्चा अपना कृपाण निकालकर हवा में लहरा कर चिल्लाता है। यह देखकर इस्लामिक स्कूल के बच्चे शांत हो जाते हैं। तभी वहां पुलिस आती है तो सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। कंवर यह नज़ारा देखकर एक ज़रूरी सबक सीखता है। वह सबक था, ताकत का प्रदर्शन और पुलिस की धमक प्रभावशाली होती है। एक दिन कंवर ने तय किया कि उसे ज़िंदगी में पुलिस वाला बनना है। कंवरपाल की केपीएस गिल बनने की नींव उस रोज़ कबड्डी मैदान में ही पड़ी थी। 1947 में आज़ादी के बाद कंवरपाल के पिता लाहौर से लुधियाना और फिर शिमला आ गए। कंवर इन दिनों मसूरी के स्कूल में पढ़ रहा था। कंवर भी माँ बाप के साथ रहना चाहता था, लिहाजा पिता से कहा, शिमला के स्कूल में एडमिशन करवाइए। जवाब मिला, जाकर खुद ट्राई करो। बिना देर लगाए कंवर शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल के प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़ा था। 12 साल के लड़की के ऐसे हौसले देखकर प्रिंसिपल ने उसे एडमिशन फॉर्म दे दिया। घर जाकर धर्म के कॉलम के सामने क्या इंडियन लिखूं? इस सवाल पर कंवर की माँ कहती है, नहीं पुत्र, इंडियन तेरी नेशनैलिटी है, जाति जट और धर्म सिख। कंवर को इस दिन अपनी जाति का पता चला। कंवरपाल की माँ चाहती थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन वह अब महात्मा गांधी की किताबों को पढ़कर अहिंसा की बातें सीखते हुए बनना चाहता था एक पुलिस वाला। कंवर इस उम्र में अपने पिता की शराब उठाकर पी लेता था। इस बारे में जब एक रोज कंवर के पिता को पता चला तो उन्होंने साथ बैठाकर उसे शराब पिलाई। यह वही शराब थी जो आने वाले कई सालों में कंवर की फेवरेट रही। बाद में कंवर ने शिमला के बीएम स्कूल में दाखिला लिया। बिलियर्ड्स खेलते, लाइब्रेरी जाते कंवर का वक्त अच्छा बीत रहा था। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए कंवर ने अपने लिए कुछ नियम बना लिए थे। ये नियम थे, सोचकर बोलना, ईमानदारी, अन्याय बर्दाश्त नहीं करना, मेहनत, किसी को धोखा नहीं देना, किसी दूसरे का हिस्सा नहीं खाना, सच बोलना, स्वार्थी नहीं होना, माफ़ करके भूल जाना, इंसानियत। इस चार्ट के आगे कंवरपाल हर रोज़ खुद को नंबर देता। 18 साल की उम्र में पगड़ी बांधे कंवर की लंबाई 6 फुट 4 इंच थी। कसा हुआ शरीर और रोबीली मूछें। अपने आसपास कंवर कुछ गलत होते देखता तो चिढ़ जाता। विशाल शरीर को देखकर अक्सर लोग बहुत जल्दी कंवर के सामने हार मान जाते। फिर चाहे किसी जूनियर के लिए लड़ने की बात हो या फिर बूढ़े जलेबी वाले को परेशान करने वाले गुट के सामने डटने की बात हो, कंवर कभी पीछे नहीं हटता। ह्यूमैनिटीज़ में बीए करने के बाद कंवर ने लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश में एमए किया और सिविल सेवा की तैयारी में जुट गया। कंवरपाल का सपना था कि वह आईपीएस अधिकारी बने। खुद को तैयार करने की कोशिशों के क्रम में कंवर को जिंदगी का पहला बड़ा झटका लगा 1951 में, जब उसकी मां चल बसी। कंवर ने अपने दोस्तों को घर लाना बंद कर दिया। 1955 में एमए पूरा करने के बाद कंवर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में वकालत में दाखिला ले लिया और आईपीएस की तैयारी में जुटा रहा। 1956 में कंवर को यह महसूस हुआ कि उसकी तैयारियां पूरी नहीं हैं, लिहाजा कंवर ने उस साल परीक्षा ना देने का फैसला किया। दोस्तों ने परीक्षा केंद्र तक चलने की जिद की तो वह टाल ना सका। परीक्षा केंद्र के गेट पर दोस्तों के अड़ने पर कंवरपाल ने भी परीक्षा दे ही दी। इसके बाद उसने होशियारपुर की एक स्कूल में पढ़ाने का फैसला लिया। एक सुबह कंवर जब स्कूल में पढ़ा रहे थे तभी उनके पिता का ड्राइवर चिट्ठी लेकर आया और बोला, मुझे मिठाई खिलाइए। कंवर ने वजह पूछी तो जवाब मिला, आप आईपीएस के लिए चुन लिए गए हैं, आपको जल्द ज्वाइन करना है। बेमन से दी हुई परीक्षा और उसके बाद दिए इंटरव्यू में कंवर को सफलता मिल चुकी थी। कंवरपाल सिंह गिल अब केपीएस गिल बनने के लिए माउंट आबू के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिला ले चुके थे। इस ट्रेनिंग कॉलेज में केपीएस कुछ दिन की देरी से पहुंचे थे। केपीएस के वहां पहुंचने तक पूरा बैच एक टूर के लिए कहीं जा चुका था। केपीएस के 15-20 दिन अकेले ट्रेनिंग कैंप में बीते।
बाद के दिनों में यह ट्रेनिंग कैंप हैदराबाद शिफ्ट हो गया। एक आईपीएस की पुलिस ट्रेनिंग के बारे में केपीएस ने बाद के दिनों में कहा, एक आईपीएस अधिकारी की जिंदगी में सामूहिक एक्शन जैसा कुछ नहीं होता। आपको अपने फैसले खुद लेने होते हैं, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होती है। आप किसी फोर्स के सिर्फ एक सदस्य नहीं हो सकते। आपको अकेले डटे रहना, सोचना और काम करना सीखना होगा। केपीएस की कही यह बात बाद के दिनों में आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे लोगों के काफ़ी काम आई। पहला कदम, कठिन डगरियाँ। केपीएस गिल की ट्रेनिंग पूरी हुई। असम मेघालय काडर मिला। पंजाब के नांगल से असम के डेरगांव यानी करीब 2500 किलोमीटर की दूरी। साल था 1958, जब आने जाने के लिए तेज़ रेलगाड़ियां या हवाई जहाज की सुविधाएं ना थी। कई दिनों की मशक्क़त के बाद केपीएस गिल मंजिल तक पहुंच पाए थे। पर एक सच यह भी था कि केपीएस गिल की ज़िंदगी में कोई एक मंजिल रही ही नहीं। वे तो बस वक्त के साथ पड़ावों को पार करते रहे। गिल को डिब्रूगढ़ जिला मिला था। यह साल 1959 था। प्रोबेशन पर रहते हुए आईपीएस अधिकारियों को पुलिस थाने में 2 महीने गुजारने होते थे। इसी क्रम में केपीएस को तिनसुकिया पुलिस थाना मिला। इस दौरान ऐसे कई वाक़यात हुए जिनसे केपीएस गिल की शख्सियत को समझने में मदद मिली। एक रोज़ थाने में केपीएस सब इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठे हुए थे। इस सब इंस्पेक्टर का काम था वहां आने वाले विदेशियों के नाम पासपोर्ट से देखकर रजिस्टर में दर्ज करना। केपीएस ने पासपोर्ट देखते हुए पाया कि पासपोर्ट में 5 रुपए का नोट रखा है। केपीएस ने जब एसएचओ से इस बारे में पूछा तो सही जवाब नहीं मिला। केपीएस ने कांस्टेबल से कहकर उन विदेशियों को थाने में बुलवाया। ये विदेशी केपीएस के चैम्बर में आते हैं। केपीएस नोट रखने की वजह पूछते हैं। जवाब मिलता है, सर हम लोग ये शुक्रिया अदा करने के लिए रखते हैं। अगर हम ये नहीं रखेंगे तो हमसे बेवजह के सवाल पूछे जाएंगे, बिना बात परेशान किया जाएगा। तो ये 5 रुपए बस खुद को इन मुसीबतों से बचाने के लिए हैं। केपीएस पुलिस थाने में एक मीटिंग बुलाते हैं और सबको चेतावनी देते हैं कि अगर अब कभी विदेशियों से रिश्वत ली गई तो नौकरी से हाथ धोना होगा। इसके बाद थाने में जो पासपोर्ट आए उनमें कभी 5 रुपए का नोट नहीं निकला। केपीएस ने अपनी ट्रेनिंग को काफ़ी गंभीरता से लिया था। वे रोज़ रात को पेट्रोलिंग पर निकलते थे। इसी रात की पेट्रोलिंग की वजह से कई दुर्घटनाएं रोकी जा सकी। इसी थाने में रहते हुए एक दिन केपीएस गिल को यह पता चला कि पास के सिनेमा हॉल में कुछ लोग बवाल कर रहे हैं। केपीएस थाने में मौजूद लोगों से चलने के लिए कहता है तो पुलिस वालों के भीतर सुस्ती दिखाई देती है। केपीएस बिना देरी की अकेले ही थाने से निकल पड़ते हैं। सिनेमा हॉल पहुंचकर वहां 4 लफंगों में से 2 को गर्दन से पकड़ लेते हैं। विरोध तो होता है लेकिन वर्दी पहने 6 फुट 4 इंच के सरदार के सामने सारी कोशिशें धराशायी हो जाती हैं। सिनेमा हॉल में बैठी भीड़ इस नज़ारे को देखकर एक पल के लिए ही सही, पर इस असमंजस में पड़ गई कि हीरो पर्दे पर है या पर्दे के बाहर। शहर के लोगों को उस रोज पहली बार अपना हीरो मिला था, केपीएस गिल। पहला लाठीचार्ज। केपीएस अब भी ट्रेनिंग में थे। जोरहाट में सांप्रदायिक दंगे हुए। केपीएस को जोरहाट जाने का आदेश मिला। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने बंद का आह्वान किया था। केपीएस को कुछ जगहों से भीड़ हटाने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ हटाई और साथ के पुलिस वालों से पूछा कि भीड़ बस यहीं तक थी ना। जवाब में हाँ मिला। केपीएस वहाँ से हेडक्वार्टर लौट आए। अगले दिन उन्हें जब डीआईजी हैदर हुसैन का नोटिस मिला, सवाल पूछा गया कि क्यों जगह खाली नहीं कराई गई। केपीएस ने जवाब दिया कि साथियों ने कहा कि भीड़ बस वहीं तक थी। हैदर ने केपीएस से कहा, अपने सहयोगियों पर कभी पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। आने वाले वक्त में केपीएस के साथ यह सीख हमेशा रही। इन्हीं दंगों के दिनों में केपीएस एक मुस्लिम बहुल गांव गए। गांव में हिंसा हुई थी। गांव एक पुलिस पोस्ट के पास था जहां स्टाफ कम था। इस चौकी के इंचार्ज से केपीएस ने सवाल किया कि आप लोग मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए। जवाब मिला, सर डर लग रहा था। आंखों में गुस्सा लिए हैरानी भरे लेकिन सख्त लहजे में केपीएस कहते हैं, एक पुलिस वाले को डरने का कोई हक नहीं है, यह असंभव है। कुछ समय बाद आगे की ट्रेनिंग के लिए केपीएस शिलोंग गए। तब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुधीर दत्त थे।
दत्त ने केपीएस और उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे आईपीएस अधिकारियों को घर बुलाया। दत्त के ड्राइंग रूम में नौकर शराब लेकर आता है। केपीएस के साथी अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए झूठ बोलते हैं, हम शराब नहीं पीते हैं। लेकिन केपीएस ने शराब पीने से इनकार नहीं किया। यह किस्सा बताता है कि केपीएस अपने किए कामों को लेकर किस कदर ईमानदार थे। झूठ बोलने से गुरेज करने वाला सिख जिंदगी में आने वाले पड़ावों को पार किए जा रहा था। कुछ पड़ाव जिंदगी में हमेशा याद रहते हैं, जैसे मोहब्बत। केपीएस ने कभी अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों की मोहब्बत का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन कुछ मोहब्बतें शादी के बाद भी परवान चढ़ती हैं। केपीएस की जिंदगी का अगला पड़ाव शादी था। 2 नवंबर 1959 पंजाब के नागलवाला घर सजा हुआ था। कंवरपाल सिंह का ब्याह था, लेकिन इन्हीं खुशियों में एक खुशी यह भी थी कि बेटा कंवर आईपीएस कंवर घर आ रहा है। केपीएस की हमिंदर कौर से शादी हुई। हमिंदर के पिता सरदार प्रकाश सिंह पंजाब पुलिस के पहले भारतीय आईजी थे। शादी के बाद केपीएस और हमिंदर डिब्रूगढ़ लौट गए। डिब्रूगढ़ में केपीएस के 3 महीने बीते। इसके बाद 1960 में बतौर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर एसडीपीओ शिवसागर में उसकी तैनाती हुई। यह वो दौर था जब असम में भाषा की लड़ाई चल रही थी। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन अपनी मांगों पर अड़ा हुआ था। कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। गुवाहाटी में ऐसे ही एक प्रदर्शन में हुई फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई थी, जिसके चलते प्रदर्शनकारी और भड़क गए थे। जगह जगह ट्रेनें रोकी जाने लगी। ज़्यादातर रेलकर्मी बंगाली भाषा बोलते थे। ऐसे में असमी का समर्थन कर रहे लोगों का गुस्सा रेलवे पर फूटा। एक दिन केपीएस को खबर मिली कि 8 मील दूर नाजीरा रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रोकी गई है। केपीएस को जल्दी ही नाजीरा पहुंचना था, लेकिन पुलिस की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर डरकर भाग गया था और केपीएस के साथ मौजूद पुलिसकर्मी गाड़ी काफ़ी धीरे चला रहा था। जल्दी पहुंचने की ज़रूरत के चलते केपीएस ने गाड़ी की स्टीयरिंग अपने हाथ में ली। अब यही गाड़ी तेज़ी रफ्तार से नाजीरा रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मौजूद थे, जो भीड़ को हटाने की कोशिश में जुटी हुई थी। केपीएस लाठीचार्ज का आदेश देते हैं। गुर्राती आंखों वाले इस लंबे चौड़े सिख के हाथों में लाठी आने की कुछ ही देर बाद भीड़ पूरी तरह से छट गई। ट्रेन को रवाना कर दिया गया। बाकी पुलिस वाले स्टेशन के वेटिंग रूम में आराम करने लगे, लेकिन केपीएस बाहर ही खड़े रहे। कुछ देर बाद वहां सब इंस्पेक्टर कुबद अली को भेजा गया। केपीएस ने अली से कहा, मैं 12 घंटों से खड़ा हूँ, क्या तुम कुछ देर के लिए चार्ज संभाल लोगे ताकि मैं कुछ देर आराम कर सकूं? केपीएस वहीं कुर्सी पर कुछ घंटों की नींद लेते हैं। आँख खुलने पर ही माहौल पूरी तरह शांत था। सब इंस्पेक्टर अली ने मोर्चा बखूबी संभाल लिया था। माहौल शांत होने के बाद केपीएस शिवसागर में अपने घर लौटते हैं। घर पहुंचने पर उनकी पत्नी हैरान नजर आती है। वे इस हैरानी की वजह पूछते हैं। जवाब मिलता है, जब आप घर पर नहीं थे तब कई लोगों का फ़ोन आया कि गिल को मार दिया गया है और उसकी बोटियां काट काट कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दी गई हैं। केपीएस को जिंदा देखकर हमिंदर के चेहरे पर ढुलकते आंसू धीरे धीरे सूखने लगते हैं और एक विजयी मुस्कान चेहरे पर छा जाती है। केपीएस गिल और नेहरू। दंगों के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू असम दौरे पर आए। नेहरू ने कई सभाएं की, लोगों से कहा कि अगर असमी भाषा असम की सरकारी भाषा नहीं होगी तो कहाँ की होगी। लोगों के अशांत मन को कुछ सुकून मिला। नेहरू की शिवसागर में भी एक सभा होनी थी। सभा के बाद नेहरू को शिवसागर के सर्किट हाउस ले जाया गया। सुरक्षा का जिम्मा केपीएस गिल संभाल रहे थे। इस दौरान कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। गुस्साए लोग सर्किट हाउस तक आए और केपीएस गिल के खिलाफ नारे लगाने लगे। आरोप लगाया गया कि केपीएस की चलाई गोलियों से कई लड़के मारे गए और उनकी लाशें सभा वाले मैदान में पड़ी हुई हैं। नेहरू ने फौरन मामले की जांच का आदेश दिया। चश्मदीदों की गवाही से प्रदर्शनकारियों की बात झूठी साबित हुई। किसी भी टूर पर जाने के बाद नेहरू टूर नोट लिखा करते थे। असम दौरे के बाद भी नेहरू ने एक टूर नोट लिखा। शिवसागर में एक नौजवान लंबे और साहसी सिख से मेरी मुलाकात हुई। यह ऑफिसर कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाल रहा था।
खराब हालात संभालने के लिए बल प्रयोग करते वक्त उसने सही गलत का ख्याल रखा। इस नौजवान को कर्तव्यों की कमाल की समझ थी। इंसानी हरकतों की वजह से बिगड़ते हालात पर काबू पाना केपीएस बखूबी जानते थे। लेकिन एक वाकया ऐसा भी हुआ जब उन्होंने कुदरत को काबू में करने की कोशिश की। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे। जल स्तर लगातार बढ़ रहा था। सेना को आने में वक्त था। अब यहाँ एंट्री होती है केपीएस गिल की। केपीएस गांव के लोगों और पुलिस वालों को साथ में लेते हैं। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को मिलाकर कुल संख्या बल 1500 के करीब हो गया था। बोरियों में रेत भरकर बाढ़ का पानी गांव में आने से रोका गया। केपीएस समेत सारे लोग पूरी रात जागते रहे और उन्होंने बाढ़ के कहर से बचने के लिए एक नया बांध सा खड़ा कर दिया। भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू मुस्लिम मतभेदों और दंगों का इतिहास रहा है। शिव सागर के ध्याली में ऐसा ही एक मतभेद दंगे की शक्ल ले रहा था। केपीएस इस वजह से पहुंचते हैं कि दोनों धर्मों के नेताओं के साथ बैठक करते हैं। वे नेताओं से कहते हैं कि आप लोग लड़ोगे, पुलिस आएगी और केस दर्ज कराने के लिए पैसे लेगी। कोर्ट केस होगा, वकीलों का खर्च, इन सब में आप लोगों का कितना रुपया खर्च हो जाएगा? एक बार इस बारे में सोचो। केपीएस की बात नेताओं को समझ आती है। मतभेद दूर होते हैं। केपीएस दोनों संप्रदाय के लोगों से कहते हैं, मैं सबूत ना मिलने पर यह केस बंद कर रहा हूँ, पर शर्त यह है कि शांति से रहना होगा। जो लोग कुछ वक्त पहले तक एक दूसरे का गला काटने पर उतारू हो रहे थे, वे एक दूसरे को गले लगा रहे थे। शिव सागर से अक्टूबर 1961 में केपीएस अपनी पारी पूरी कर एक नए पड़ाव की ओर निकल पड़ते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस केपीएस गिल। केपीएस को अपनी अगली पोस्टिंग नौगांव की मिली। बतौर एसपी यह जगह भी कम अशांत नहीं थी। आए दिन यहाँ बांग्ला विरोधी घटनाएं होती रहती थी। 1962 की शुरुआत थी। पूर्वी पाकिस्तान से लोग भारत की सरहदों में चोरी छिपे दाखिल हो रहे थे। प्रशासन का काम था इसे रोकना। लिहाजा केपीएस ने गांव के सरपंचों को नोटिस जारी करके कहा, अगर आपको किसी विदेशी के आने का पता चलता है तो चुपचाप हमें बताएं। केपीएस का सूत्र था कि एक गांव तभी सुखी रह सकता है जब वहां अपराधी या पुलिस कोई भी ना आए। पुलिस ऐसे लोगों की पहचान पता चलने पर उनके रिकॉर्ड दर्ज करती और भारत की सरहदों से ऐसे लोगों को बाहर किया जाता। नौगांव से उनके कार्यकाल में करीब 1 लाख लोगों को पूर्वी पाकिस्तान भेजा गया। यह वह दौर था जब असम में मुसलमानों पर हिंदू हमला कर रहे थे। ऐसी ही एक सुबह केपीएस गिल के दरवाजे पर एक मुस्लिम बुजुर्ग दस्तक देते हैं और पूछते हैं, आप मुझे इतना बताइए कि हम भारत में रह पाएंगे या नहीं। केपीएस जवाब देते हैं, यह मुल्क आपका भी उतना है जितना मेरा। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अभी नाइट पेट्रोलिंग से लौटा हूँ, मुझे आधा घंटा दीजिए। आधे घंटे में अपने कपड़ों के बैग के साथ केपीएस लौटते हैं और जीप में बैठकर उस बुजुर्ग से कहते हैं, अब मैं आपके गांव आपके साथ तब तक रहूँगा जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। केपीएस की जीप भी काफ़ी चर्चा में रहती थी। जीप की सीट को बदलवा कर उन्होंने तनिक छोटी करवाई थी ताकि बैठने पर उन्हें झुकना ना पड़े। केपीएस की जीप जहां भी जाती व्यवस्था पटरी पर आ जाती। चीनी सेना ने केपीएस को मार दिया। अक्टूबर 1962 चीनी सैनिक भारतीय सरहदों में दाखिल हो चुके थे। चीन के हमले से भारत हैरान था। अफवाह थी कि नौगांव का पूरा प्रशासन भाग खड़ा हुआ है। केपीएस ऐसी अफवाहों को झूठा बताते हुए लोगों में हिम्मत पैदा करते हैं। केपीएस यहाँ एक ऐसा काम करते हैं जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही हो। वे पुलिस वालों को आदेश देते हैं कि राइफल निकलवा कर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो चीन को कड़ी टक्कर दी जा सके। युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया गया। 3 दिन बाद जब केपीएस घर गए तो पत्नी की आंखों में आंसू थे। वजह फिर एक नई अफवाह थी, केपीएस गिल को चीनी सेना ने मार दिया। नागरिकों को ट्रेनिंग देने का काम आगे भी चलता रहा। पहले हफ्ते में करीब 15,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी थी, लेकिन नागरिकों के लड़ने की नौबत आने से पहले 20 नवंबर 1962 को युद्ध खत्म हो गया। केपीएस अब कुछ दिन आराम से वक्त पर घर जाने लगे।
अपने काम को लेकर केपीएस कितने ईमानदार थे, इसका एक वाकया उनके घर से जुड़ा है। एक बार वह नहाकर अपने कमरे से निकलकर गार्डन की तरफ आए। वहां एक व्यापारी रिश्वत के तौर पर एक घी का डब्बा लेकर बैठा हुआ था। गीले खुले बालों और चौड़े शरीर के साथ केपीएस आगे बढ़कर पूछते हैं, यह क्या है? जवाब मिलता है, हुजूर थोड़ा छोटा चीज लाए हैं आपके लिए, घी है। गुस्साए केपीएस घी के कनस्तर पर लात मारते हैं और व्यापारी भाग खड़ा होता है। यह किस्सा स्थानीय बाजारों में फैल गया। फिर कभी किसी ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश नहीं की। 1965 में केपीएस दरांग जिले में बतौर एसपी तैनात होते हैं। यहाँ उन्हें मिली तमाम जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी सेना और आम लोगों के बीच विश्वास का रिश्ता कायम करने की थी। स्थानीय लोग 1962 के अपने खराब अनुभवों के चलते आर्मी से खफा थे। केपीएस ने दरांग में रहते हुए रिश्वतखोरी को काफ़ी कम किया। 2 पुलिस कांस्टेबलों को 21 दिनों तक हिरासत में रखने का वाकया काफ़ी चर्चा में रहा था। 2 साल यहाँ रहने के बाद 1967 में केपीएस को शिलोंग भेजा गया। यहाँ उन्हें जयंतिया हिल्स और यूनाइटेड खासी के एसपी का कार्यभार संभालना था। यह तैनाती ऐसे वक्त की थी जब खासी लोग आए दिन असमी लोगों को पीट देते थे। खासी लोगों से निपटने के लिए केपीएस ने एक खास तरीका अपनाया, एक स्पेशल दस्ता बनाया। यह दस्ता जूडो कराटे जानता था। इस दस्ते के लोग सादे कपड़ों में घूमने लगे। खासी लोग अगर इन लोगों को असमी समझकर पीटते तो उल्टा मार खाते। खासी लोगों के बीच इससे थोड़ा डर पैदा हुआ। केपीएस का सीधा सा उसूल था, अपराधियों के मन में डर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। असम का सबसे बड़ा जिला बंगाली और गिल। अविभाजित असम का सबसे बड़ा जिला कामरूप था। 1968 में केपीएस को मुख्यमंत्री ने बुलाया। आईजी वहां पहले से मौजूद थे। आईजी बंगाली थे और अपने भ्रष्टाचार के लिए बदनाम थे। मुलाकात के बाद आईजी ने गिल से पूछा, सीएम साहब ने क्या कहा? गिल जवाब देते हैं, मुझे कामरूप का एसपी बना दिया गया है। आईजी कहते हैं, नहीं नहीं, तुम इसके लिए मना करो, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल आईजी यह जानते थे कि केपीएस के रहते हुए भ्रष्टाचार करना मुश्किल होगा। केपीएस जवाब देते हैं, सीएम ने फैसला कर लिया है, आगे आप देख लो। इस मुलाकात के दौरान सीएम ने केपीएस के सामने एक शर्त और रखी थी। शर्त यह कि वे कामरूप में रहते हुए शराब नहीं पिएंगे। तब तक केपीएस ऑफ ड्यूटी के दौरान शराब खूब पीने लगे थे। उन्होंने सीएम से कहा, ठीक है सर, मैं कामरूप में शराब नहीं पीऊंगा। कामरूप में पुलिस का स्टाफ अनुशासन में नहीं रहता था। केपीएस ने सबको चेतावनी दे देकर ठीक किया। कुछ लोगों को सैलरी न देने या बर्खास्त करने तक की धमकियां भी दी। नतीजा यह रहा कि जल्दी ही सब लाइन पर आ गए। केपीएस को यहाँ 2 क्लर्क मिले हुए थे। उन्होंने अपने चपरासी को ट्रेनिंग दी हुई थी। जब मैं अपनी मूंछों को दाईं तरफ से ताव दूं तो साधारण कामों वाले क्लर्क को बुलाया जाए। जब मैं मूंछों को बाईं तरफ से ताव दूं तो क्रिमिनल रजिस्टर वाले क्लर्क को। केपीएस गिल की बहन ज्योति भी कहती हैं, वीर जी का रुतबा ऐसा था कि जब वो अपनी मूंछों को ताव देते तो पूरी भीड़ पीछे हट जाती थी। केपीएस अपने सहयोगियों के साथ कैसे थे, इसकी एक झलक भारत पाक युद्ध के दौरान मिली। केपीएस के सहयोगी की बहन की तबीयत खराब थी। वह दिल्ली में भर्ती थी। 1971 की लड़ाई में पुलिस और सेना की छुट्टियां रद्द हो गई थी। वे अपने इस अधिकारी को एक केस की जांच के लिए दिल्ली भेजते हैं ताकि वह केस भी सॉल्व कर सके और अपनी बहन से भी मिल सके। केपीएस कहते हैं, छुट्टियां रद्द हुई हैं लेकिन कर्तव्य नहीं। नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच की तनातनी शायद आपने भी देखी होगी। आखिर में ट्रांसफ़र और बर्खास्त होने से बचने के लिए अधिकारियों के शांत होने के किस्से ज़्यादा सुनाई देते हैं, लेकिन केपीएस के मामले में ऐसा नहीं था। गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री का दौरा होना था। सर्किट हाउस में केपीएस सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री के आने से पहले एक दूसरे मंत्री सर्किट हाउस आ पहुंचे। मंत्री महोदय केपीएस के सामने पुलिस वालों को हड़काने लगे। मंत्री इलाके में मशहूर केपीएस के सामने पुलिस को बेवजह धमकाकर अपनी धाक जमाना चाह रहे थे। केपीएस ने काफ़ी देर तक सब देखा, फिर मंत्री महोदय के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कमरे के भीतर ले गए।
कुछ देर जब मंत्री और केपीएस कमरे से बाहर आए तो मंत्री की आंखों में डर था। अफवाहें उड़ी कि बंद कमरे में मंत्री महोदय को केपीएस ने धुना था, लेकिन केपीएस ने इसकी कुछ और ही कहानी बताई। बाद के सालों में केपीएस ने कहा, मैंने मंत्री से कहा कि आपने मेरे आदमियों के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। आप जानते हैं इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। अगर कुछ भी गलत होता है और मेरे ये आदमी मेरी बात नहीं सुनते हैं तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मंत्री ने अपनी गलती मानी और कहा कि जैसा तुम चाहोगे अब वैसा ही होगा। इसी साल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का असम दौरा हुआ। इस दौरान केपीएस इंदिरा के साथ मुस्तैद रहे। जब इंदिरा जी लौटने वाली थी तब रनवे पर केपीएस भी थे। इंदिरा जी अचानक पीछे लौटती हैं। केपीएस से कहती हैं, शुक्रिया मिस्टर गिल, मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए। अगले कुछ दौरों में इंदिरा जी का उनके प्रति एक खास झुकाव रहा। एक मुस्लिम गांव में दंगों को रोकने के लिए इंदिरा ने केपीएस से कहा था, अगर आप यहाँ रुक सके तो बेहतर होगा, स्थानीय लोग यही चाहते हैं। उन्होंने बिना देरी किए इंदिरा जी की बात मान ली थी। केपीएस का उस दौरे में 740 प्लस 120 रुपए का ग्रेड पे था। खर्चों के लिए ये रुपए कम थे। रिश्वत ना लेना और जिंदगी चलाना एक पुलिस वाले के लिए कई बार मुश्किल का काम होता है। केपीएस को हर महीने अपने पिता से एक चेक मिलता था। गिल के पिता यह जानते थे कि उनका बेटा कोई रिश्वत नहीं लेगा, इसलिए एक बाप अपने बेटे को अच्छी नौकरी लगने के बाद भी जेब खर्च दिया जा रहा था। 1975 में केपीएस को डीआईजी वेस्ट रेंज गुवाहाटी बनाया गया। यहाँ रहते हुए उनके चर्चे हर जगह होने लगे। सांप्रदायिक दंगों पर लगाम कसने की बात हो या फिर पुलिस हड़ताल की घटनाएं, वे हर मोर्चे पर सफल रहे। कुछ साल और बीते। 1979 की एक शाम उन्हें फ़ोन आता है, केपीएस, क्या तुम मेघालय के डायरेक्टर जनरल बनना चाहोगे? ऐसा कौन चाहता है? मुख्यमंत्री केपीएस गिल हामी भर देते हैं। मेघालय के डीजी बनने के बाद केपीएस असम में आईजी लॉ बनकर भी लौटे। 1983 का चुनाव असम में काफ़ी हिंसक रहा। हालांकि जल्द ही हिंसा पर काबू पा लिया गया था क्योंकि वहां केपीएस मौजूद थे। असम में लगभग 25 साल बिताने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार से खुद को असम से बाहर तैनात किए जाने की मांग की। केंद्र ने उन्हें बीएसएफ का आईजी बनाकर दिल्ली भेज दिया। 1984 में उन्हें जम्मू में बतौर आईजी बीएसएफ का कार्यभार सौंपा गया। इस दौरान असम में एक जांच आयोग बैठा। यह आयोग इस बात की जांच कर रहा था कि क्या गिल के असम कार्यकाल के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। केपीएस जांच के दौरान अपने बयान रिकॉर्ड कराने असम जाते और हर बार अपने दिए हर आदेश के लिए खुद को जिम्मेदार बताकर लौटते। उनका मानना था कि अगर आप अपने फैसले पर नहीं टिके रह सकते तो आप एक लीडर नहीं हो सकते। डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस केपीएस गिल। पंजाब में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और जवाब में इंदिरा गांधी को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर केपीएस का मानना था कि इससे और बेहतर तरीके से निपटे जाने की ज़रूरत थी और इस मुद्दे पर इंदिरा गांधी को गलत सलाह दी गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख दंगों की वजह से पंजाब के हालात काफ़ी बिगड़ गए थे। सितंबर 1984 में केंद्र सरकार केपीएस गिल को पंजाब आर्म्ड पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल बनाती है। केपीएस के पास जालंधर की आईजी का प्रभार था। केपीएस ने जब पंजाब की कमान संभाली तब किसी भी तरह के अपराध का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। केपीएस रिकॉर्ड्स रखवाना शुरू करते हैं। तभी यह बात भी सामने आती है कि 13,000 गाँव वाले पंजाब के 75% आतंकी सिर्फ 220 गांवों से आते थे। पुलिस ने आतंक का रास्ता पकड़ने वालों की निशानदेही शुरू कर दी थी, लेकिन राजनीति के बदलने का खामियाजा अक्सर अधिकारियों को चुकाना पड़ता है। 1985 में सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री बनते हैं और धालीवाल को पंजाब का डीजीपी बना दिया जाता है। केपीएस का धालीवाल के साथ काम करना मुश्किल था। केपीएस को 1986 में सीआईएसएफ का आईजी बनाकर दिल्ली में नियुक्त किया गया। कुछ वक्त यहाँ रहने के बाद उन्हें आईजी सीआरपीएफ कम आईजी बॉर्डर रेंज पंजाब पुलिस बनाकर अमृतसर भेजा गया। इस दौर में पंजाब पुलिस और राज्य में भारी संख्या में मौजूद सीआरपीएफ के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी।
केपीएस ने कुछ नए नियम बनाए ताकि दोनों की तकरारें कम हो सकें। 1987 में बरनाला आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही कर पाने में फेल साबित हुई और सत्ता खो बैठी। बरनाला सरकार के 19 महीने के दौरान 700 से ज़्यादा आम नागरिक और 70 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए। मई 1987 से अप्रैल 1988 तक आतंकियों ने 1500 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं की। लड़ाई को खत्म करने के लिए सरकार का आतंकियों के साथ समझौता हुआ। 4 मार्च 1988 को 40 कैदियों को रिहा किया गया। इनमें जसबीर सिंह रोड भी शामिल थे। ये लोग स्वर्ण मंदिर के अंदर गए और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत करने लगे। जिन दीवारों से अभी 1984 के निशान भी नहीं मिटे थे, वहां अभी और निशान बनने बाकी थे। इस दौर में पंजाब में आतंकवाद बढ़ने लगा था। सैकड़ों लोगों की जानें जा रही थी। अब मौका था पंजाब के मुंडे को पंजाब सौंपने का। अप्रैल 1988 में केपीएस गिल को पंजाब का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 3 हफ्ते बाद ही स्वर्ण मंदिर को खाली कराने का ऑपरेशन शुरू करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंजाब जाकर एक बैठक की। इस बैठक में केपीएस गिल सबसे जूनियर थे। राजीव ने पूछा, क्या प्लान है? किसी के पास कोई जवाब ना था। यह कहें कि कोई अपना प्लान इसलिए नहीं बताना चाहता था कि अगर कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी उस पर ना आए। आखिर में उस कमरे में मौजूद सबसे जूनियर शख्स यानी कि केपीएस गिल अपना प्लान राजीव को बताते हैं। केपीएस कहते हैं, आर्मी का एक भी जवान इस ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुलाया जाना चाहिए ताकि किसी तरह की अफवाह ना फैले और लोग यह देख सके कि गलत कौन है, हम या आतंकी। राजीव गांधी इस प्लान से खुश हुए और इसे द गिल प्लान नाम दिया गया। बाद में इस ऑपरेशन को वह नाम दिया गया जिसे आप सब जानते हैं, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जो गिल प्लान के मुताबिक ही सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए पूरी दुनिया ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर की तस्वीरें देखी। जब हाथ ऊपर करके स्वर्ण मंदिर से आतंकवादी बाहर निकल रहे थे, कुछ सरेंडर कर चुके थे तो कुछ के मृत शरीर बाहर आ रहे थे। स्वर्ण मंदिर के भीतर से हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। खालिस्तानियों को अब तक जो समर्थन मिला हुआ था उसमें कमी आई। बाद के सालों में पंजाब पुलिस को मजबूत बनाने के लिए केपीएस गिल ने कई कदम उठाए, जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ियों को खरीद, आतंकियों की पहचान करना, मीडिया का इस्तेमाल, पुलिस के भीतर खालिस्तानियों के लिए दबी सहानुभूति को ख़त्म करना और पाकिस्तान की सरहद पर कटीले तारों से बाड़बंदी करवाना आदि। केपीएस गिल ने 1992 में कई ऐसे अभियान चलाए जिन्हें जमकर मीडिया कवरेज मिला। केपीएस गिल की रणनीतियों की खूब तारीफें हुई, लेकिन 1990 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और खालिस्तानी नेताओं के बीच हुई एक मुलाकात के बाद केपीएस गिल को पंजाब से बाहर जाना पड़ा। खालिस्तानियों की मांग थी कि केपीएस को पंजाब से बाहर भेजा जाए। उन्हें सीआरपीएफ का डीजी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया, लेकिन नवंबर 1991 में नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए गिल पुनः पंजाब के डीजीपी बने। यूपी का हाईजैकर और केपीएस अंकल। 1992 में केपीएस गिल को खबर मिलती है कि किसी ने प्लेन हाईजैक कर लिया है और अमृतसर में प्लेन रुका हुआ है। केपीएस गिल हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचते हैं। तब तक यह खबर दिल्ली पहुंच गई थी। दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पी चिदम्बरम और उनके जूनियर लगातार फ़ोन किए जा रहे थे। केपीएस दिल्ली फ़ोन कर कहते हैं, हम यहाँ हालात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं। अगर हमें आपकी ज़रूरत होगी तो आपको बताएंगे, तब तक हमें हमारा काम करने दो। केंद्र सरकार से ऐसा कहने की हिम्मत सिर्फ केपीएस गिल ही कर सकते थे। कुछ देर में पता चलता है कि हाईजैक करने वाला कोई आतंकी नहीं बल्कि यूपी का एक लड़का है जो लोकप्रियता चाहता है। उसकी मांग थी कि भ्रष्ट लोगों को जेल में डाला जाए। यूपी के इस लड़के को मैसेज दिया जाता है कि आपसे पंजाब के डीजीपी केपीएस गिल बात करना चाहते हैं। लड़का जवाब देता है, उनकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अगली आवाज़ आप केपीएस गिल की सुनेंगे। प्रणाम अंकल, आपसे बात करके मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा। गिल जवाब देता है, बेटा अगर आप मेरा सम्मान करते हैं और मुझे पिता समान मानते हैं तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो। लड़का कुछ देर में सरेंडर कर देता है।
वक्त बदला। पंजाब को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। नाम था बेअंत सिंह। बेअंत सिंह ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए केपीएस गिल को खुली छूट दी थी। हालांकि इस खुली छूट का एक खामियाजा मानवाधिकारों के हनन का आरोप भी रहा, जिसकी मैली चादर केपीएस गिल को भी अपने कंधों पर ओढ़नी पड़ी। 1992-93 में करीब 3000 आतंकियों को मार गिराया गया। पंजाब से आतंकवाद खत्म हो रहा था। लोगों के मन से डर खत्म करने के लिए केपीएस गिल ने शाम को म्यूजिकल शो रखवाने की शुरुआत की। शो में शुरुआती दिनों में सिर्फ पुलिस वाले बैठते, बाद में यहाँ आम लोगों का भी जमावड़ा होने लगा। श्रीदेवी, जया प्रदा, शिल्पा शेट्टी और गुरदास मान जैसे सितारों को बुलाकर हिंसा के चश्मदीद रही बातों को सुरीली और मनोरंजक रातों में बदला जाने लगा। लोगों के जहन से डर खत्म हो रहा था। 1993 आते आते पंजाब से आतंकवाद का लगभग सफाया हो गया, लेकिन एक तारीख अभी बाकी थी। 31 अगस्त 1995 एक बम धमाके में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह मारे गए। नए मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बरार बने, जिनके मुख्यमंत्री बनने को केपीएस गिल ने पंजाब के साथ हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। बरार और केपीएस के विचारों में 36 का आंकड़ा था। 31 दिसंबर 1995 फैक्स मशीन से एक पेपर निकलता है। यह फैक्स गृह मंत्रालय की तरफ से था। फैक्स में लिखा था, आपका कार्यकाल और नहीं बढ़ाया जाएगा, एक नया डीजीपी आपकी जगह लेगा। सिस्टम केपीएस गिल की अहमियत को शायद समझ नहीं पाया था, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, उनकी जिंदगी में कोई एक मंजिल नहीं थी, कई पड़ाव थे। केपीएस गिल का अगला पड़ाव गुजरात सरकार का सुरक्षा सलाहकार होना भी रहा और बाद में हॉकी फेडरेशन का मुखिया रहना भी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की बात हो या श्रीलंका सरकार को सलाह देनी हो, केपीएस गिल हर जगह रहे। हालांकि 1988 की एक पार्टी में महिला आईएएस अधिकारी के यौन शोषण के केस में भी केपीएस गिल फंसे, लेकिन इस पर केपीएस और उनकी बहन ज्योति ने लगभग एक सी बात कही। केपीएस आईएएस लॉबी का शिकार हुए थे। ज्योति बताती हैं, वीर जी उस मौके पर शांत रहे, कहते थे सब ठीक हो जाएगा। ये वही केपीएस थे जिनके लिए श्रीदेवी ने पंजाब में आतंकवाद के खात्मे के लिए चल रहे अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद कहा था, मैं पहले पंजाब आने से डरती थी, लेकिन यहाँ आकर मेरा सारा डर निकल गया है। अगर केपीएस गिल नायक की भूमिका निभाए तो मैं उनकी नायिका की भूमिका निभाने के लिए तैयार हूँ। कबड्डी के मैदान से लेकर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 26 मई 2017 को आखिरी सांस लेने तक केपीएस अपने पड़ावों को बिना किसी मंजिल के लालच में पार करते रहे। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर से 2 रोज पहले जो रिक्शा वाला जानकारियां जुटाने स्वर्ण मंदिर के भीतर गया था, वह आज भी केपीएस गिल की बहादुरी और एकाग्रता को याद करते हुए जिंदगी अपने पड़ावों को पार किए जा रहा है। वह रिक्शा वाला कोई और नहीं, अजीत डोभाल था। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और ये ऑडियो बुक आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इसके आने वाले पार्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।